IBA grads, gateway to your desired future. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बात हो रही है? एक अजीब सा इंडिसेस का क्वेश्चन दे दिया है, तो यहाँ पर तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा, आंसर ऑप्शंस अगर आप नोटिस करो तो बड़े सिंपल है, एक 0 है, एक 1 है, एक a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। अच्छा, पैटर्न्स अगर मैं देखूं तो x रेज टू द पावर b माइनस ए है पहले वाले डिनोमिनेटर में, और एक c माइनस ए, यानी a दोनों मरतबा माइनस में। फिर अगली बार जो डिनोमिनेटर है उसमें b 2 मरतबा माइनस में, फिर अगली मरतबा जो डिनोमिनेटर है उसमें c दोनों मरतबा माइनस में। तो अभी आपको ना यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। देखो, एक काम ये कर सकते हैं, अगर मैं इस पहली टर्म को, ये भी मुश्किल सवाल है, इस पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, x रेज टू द पावर a से, ऊपर भी करूं और नीचे भी कर दूं, फिर जाहिर है ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी करना पड़ेगा। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बनेगा, 1 इंटू एक्स की पावर a, x की पावर a बना। और डिनोमिनेटर में x की पावर a इंटू 1 करोगे, x की पावर a बनेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में x की पावर a इंटू एक्स की पावर b माइनस ए, बेसिस सेम, बेसिस मल्टीप्लाई, पावर्स ऐड होती हैं, तो a प्लस बी माइनस ए होगा, तो a और a कट जाएगा, कितना बन जाएगा भाई, बात समझ रहे हैं? x की पावर a मल्टीप्लाई होगा x की पावर b से, तो बेसिस सेम, पावर्स ऐड अप होती है, a प्लस बी माइनस ए होगा, तो a और a कट जाएगा, x की पावर b बच जाएगा, ठीक है। ये एक और बात समझ आएगा। सिमिलरली यही x की पावर a आगे x की पावर c माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो a और a फिर कट जाएगा, फिर आपके पास क्या बच जाएगा, x की पावर c। अच्छा, यहाँ पे कौन सी टर्म नेगेटिव में, कौन सी पावर नेगेटिव में, b नेगेटिव में ना, तो आप अगली बार क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो x की पावर b से, और डिनोमिनेटर में भी फिर x की पावर b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x की पावर b से मल्टीप्लाई किया, 1 को x की पावर b बचा, यहाँ पे क्या बचा, x की पावर b इंटू 1 x की पावर b, x की पावर b इंटू एक्स की पावर a माइनस b, b और माइनस b कट जाएंगे, x की पावर a बच जाएगा। सिमिलरली x की पावर b इंटू एक्स की पावर c माइनस b, b और b माइनस b कट जाएंगे, x की पावर c बच जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस अब यहाँ पे कौन सी टर्म नेगेटिव में, यहाँ पे आप कर दो x की पावर c से मल्टीप्लाई, और नीचे डिनोमिनेटर में कर दो x की पावर c से, जो माइनस में ना उससे कर रहा हूँ ताकि वो कट जाए, तो ऊपर बच जाएगा x की पावर c, डिनोमिनेटर्स मेरे सेम हो रहे हैं ऑलमोस्ट, पहले का टर्म का और दूसरे टर्म का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ठीक है। x की पावर c इंटू 1 x की पावर c, x की पावर c इंटू एक्स की पावर b माइनस c और माइनस c कटेंगे, x की पावर b बच जाएगा, x की पावर c इंटू एक्स की पावर a माइनस c और माइनस c कटेंगे, x की पावर a बच जाएगा। तो आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम ले लिया आपने, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख के x की पावर b प्लस एक्स की पावर c, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, न्यूमरेटर ऐड होगी, क्या बन रहा है, x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c, तो सेम चीजें बन गई हैं, ये तो सेम चीजें बन गई हैं, न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, ऊपर नीचे काटो, आपके पास बनेगा कितना, 1 बनेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है। तो भाई ये मुश्किल सवाल है, ये इजी सवाल कहीं से भी नहीं है, ठीक है। ये इंडिसेस का मुश्किल सवाल हो गया, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन क्वेश्चन है, इंडियन एप्टीट्यूड से मेरे ख्याल से इन्होंने RS अग्रवाल से ये क्वेश्चन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, आंसर इजी आ गया। अच्छा, अगर इस तरह के टेढ़े मेढ़े इंडिसेस एंड सर्ट ज्यादा है ना, एक और बात सुन लो, बहुत ही खतरनाक किस्म के, बहुत ही खतरनाक किस्म के इंडिसेस एंड सर्ट ज्यादा है, बहुत टेढ़े मेढ़े किस्म के, ठीक है। तो एक काम करना, सही है, अगर आपने पूरी जान मान लिया सॉल्व नहीं हो पा रहा और आंसर ऑप्शन में 1 और 0 हो, ठीक है, या 1 हो या 0, अगर 1 हो और कुछ और हो तो 1 लगा दो, या 1 या 0 में से कोई एक लगा देना, ठीक है। 1 या 0 में से कोई एक लगा देना, जाहिर है तुक्का तो मारोगे ही ना, तो फिर यही मार देना, 1 लगा देना या 0 लगा देना, ठीक है। अक्सर ऐसे टेढ़े मेढ़े सवालों का आंसर 1 या 0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कर लिया हमने, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, राहुल्स मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 75 प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसमें 75 प्रॉब्लम्स आई टेस्ट में, 10 अरिथमेटिक आई, 30 अलजेब्रा आई, 35 ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए। ऑल्दो ही आंसर 70% ऑफ द अरिथमेटिक, अरिथमेटिक 10 थे, तो 10 का 70% कितना होता है, 7 सवाल यहाँ सॉल्व कर लिया इसने। 40% ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा कितने हैं, 30 का 40%, 30 का 10% 3, 40% 12, निकाल लो भाई मल्टीप्लाई करके, तो आना चाहिए। 35 ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स है, ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स में का 60%, 35 का 60% चलो 3.5 होता है, 10% 60 अपॉन 100 लिख के कर लेता हूँ, एक लिख के दिखा दिया, 23 सा, 25 सा, 5 1 सा, 5 7 सा, 21 सवाल और कर लिए। कितने सवाल टोटल सॉल्व कर लिए इसने, 21 + 7 28, 28 + 12 40 क्वेश्चंस उसने सॉल्व करने हैं। अभी आगे क्या बोल रहा है, स्टिल ही गॉट लेस देन 60% प्रॉब्लम्स राइट। अच्छा, तो मैं अस्यूम कर रहा हूं कि शायद 60% प्रॉब्लम्स राइट करना पासिंग मार्क्स है, तो ऐसे लग रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60% प्रॉब्लम्स की क्या बात है।
स्टिल ही गॉट लेस देन 60% प्रॉब्लम्स राइट। प्रॉब्लम्स कितनी है 75। अच्छा 75 का 60% कितना होता है 75 का 60% मतलब कितने राइट होने चाहिए जरा ये पता करना चाह रहा हूँ। 23 जा 25 जा 5 1 जा 5 15 जा 15 3 जा 45 राइट होने चाहिए। अच्छा हुए हुए कितने 40 राइट करे मैं सिर्फ उसने। हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस ही वुड हैव टू आंसर मोर टू पास। ठीक है कौन कितने क्वेश्चंस मजीद देने पड़ेंगे सही पास करने के लिए। तो शायद मैं यही समझ रहा हूँ कि 60% पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया 60% राइट प्रॉब्लम्स पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया। क्लियरली बोला हुआ नहीं है उसने कहीं लेकिन 40 क्वेश्चंस राइट कर दिए हैं 45 करने चाहिए थे 60% आने के लिए। तो 5 क्वेश्चंस और राइट करने पड़ेंगे। करेक्ट आंसर आंसर ऑप्शन एप्पल हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। इसमें क्या है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास कलेक्टेड एज मेनी पैसास फ्रॉम ईच स्टूडेंट ऑफ अ क्लास एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। अच्छा वो बोल रहा है जितने क्लास में बच्चे हैं पर बच्चा जितनी अमाउंट कलेक्ट करी गई है उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यानी कहना ये चाह रहा है कि लेट्स सपोज आपने कलेक्शन करी है और क्लास में एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो कहना ये चाह रहा है कि अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं लेट्स सपोज 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही पैसे हर बच्चा दे रहा है। यानी अगर 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो हर बच्चा कितने पैसे दे रहा है 12 पैसास दे रहा है वो हर बच्चा। अगर 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चा कितने पैसास दे रहा है 15 पैसास दे रहा है। तो अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो हर बच्चा कितने पैसास दे रहा है x पैसास दे रहा है। इसका मतलब टोटल कलेक्शन अमाउंट आपके पास कितनी बन रही है x मल्टीप्लाइड बाय x जिसकी वैल्यू अच्छा वैल्यू रुपीज में दी हुई है तो आप इसको काट लो और पैसास में ये अमाउंट जो हो जाएगी वो 5929 हो जाएगी। क्योंकि 1 रुपए के अंदर या 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसास होता है आपके पास। ठीक है ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरी सारी कैलकुलेशन ऊपर पैसास में थी तो नीचे भी पैसास में काम करूं रुपीज 59.29 नहीं सही रहेगा। तो आपके पास ये बन गया 5929 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया हुआ मैंने। x मल्टीप्लाइड बाय x शुड गिव यू x स्क्वायर एंड x स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई है 5929। अब आपने अगर x की वैल्यू निकालनी है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या वही x की वैल्यू पर हेड कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है इधर वे दोनों काम करने के लिए आपको x की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है। तो आपने 5929 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये कि आंसर ऑप्शंस का स्क्वायर कर लूं। जैसे कि मुझे 55 का स्क्वायर करना है तो 55 का स्क्वायर का मतलब है 55 टाइम्स 55। तो अगर मैं यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 से बनता है 25 यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा और मेरे पास यूनिट डिजिट 5 नहीं है 9 है। तो 65 का स्क्वायर हो सकता है। आंसर ऑप्शन एप्पल तो नहीं हो सकता बॉय भी नहीं हो सकता बिकॉज 65 इंटू 65 5 टाइम्स 5 यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 25 बनेगा यानी यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। ठीक है ये नहीं हो रहा। आंसर ऑप्शन कैट करेक्ट हो जाएगा। 77 का स्क्वायर का जो आंसर होता होगा उसका जो यूनिट डिजिट होता होगा एक बड़ा आंसर होता होगा 77 के स्क्वायर का लेकिन उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 77 से कितना होता है आपके पास 49 होता है। तो यकीनन यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5929 की जो यूनिट डिजिट था उसकी वैल्यू भी 9 थी यानी 77 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए और किसी का भी 9 नहीं आ रहा वरना मैं कंप्लीटली सॉल्व कर लेता अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती लेकिन और किसी का भी 9 नहीं आ रहा तो ये तो मल्टीपल ऑफ 10 आएगा 80 का स्क्वायर जो भी आएगा मल्टीपल ऑफ 10 आएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास आंसर ऑप्शन कैट हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में 77 है पर हेड कंट्रीब्यूशन भी 77 पैसास है। कुछ भी पूछ रहा है दोनों का आंसर तो 77 ही होगा। आपसे यही पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हो गए 77। ठीक है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है। Two students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other. ठीक है यानी एक बच्चे के मार्क्स x आए हैं तो दूसरे बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं x प्लस 9। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है One of them secured 9 marks more than the other and his marks. Whose marks? ये his किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई ये his x प्लस 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है his marks यानी x प्लस 9 के बारे में बता रहा है। x प्लस 9 was मतलब is equals to 56% यानी 56 over 100 of मतलब multiply of the sum of their marks। अच्छा इनके मार्क्स का सम क्या होगा x और x प्लस 9 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा
x प्लस 9 यानी 2x+9, ये आपके पास सम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने ना x की वैल्यू निकालनी है। अब आप देख लो x की वैल्यू कैसे निकल सकती है। पहले जितनी कैंसिलेशन कर सकते हैं कर लेते हैं। 4 के टेबल से अगर मैं कैंसिल डाउन करूं तो 4 25 100 होता है, 4 14 56 होता है, और शायद ये कैंसिल आउट नहीं हो पाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 25 टाइम्स x 25x हो गया, 25 टाइम्स 9 225 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 14 टाइम्स 2x कितना हो गया 28x हो गया, एंड 14 टाइम्स 9 ये आपके पास बन जाएगा 126। तो 25x माइनस 28x या 28x माइनस 25x कर लेते हैं, 3x बन गया, और 225 में से आप 126 निकाल दो तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 99। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 99/3 33, यानी जिस बच्चे के मार्क्स x थे उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 33, और जिस बच्चे के मार्क्स x+9 थे उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 33 + 9 42। आपसे पूछ कह रहा था मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर, उनके एक्चुअल मार्क्स पूछ रहा है, तो 42 एंड 33 रिस्पेक्टिवली उनके एक्चुअल मार्क्स हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डॉग हो जाएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41 में देख लेते हैं भाई क्या है इसमें। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365। आपके पास दो रैंडम नंबर्स हैं, हमें नहीं पता क्या है, पर उन दो नंबर्स का जो फर्क है वो आपके पास क्या है x - y is equals to 1365। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, on dividing the larger number by the smaller number we get 6 as quotient and 15 as remainder। अच्छा इसमें यहाँ पे एक और बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यूज करते हैं तो ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और ये जो नंबर जो डिवाइड कर रहा होता है इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, और यहाँ पे ऊपर टॉप पे जो नंबर आप प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट, और इवेंचुअली माइनस करने के बाद जो आपके पास चीज बच रही होती है उसको हम क्या कहते हैं रिमाइंडर। एक रिलेशनशिप आपने याद रखना है, वो रिलेशनशिप ये है, इन सारे टर्म्स का रिलेशनशिप ये है कि डिवाइजर टाइम्स कोशेंट, डिवाइजर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर बराबर होता है किसके, आपके डिविडेंड के। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना। ठीक है, कहीं आपके पास रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स में भी ये अप्लाई हो सकता है। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये एक रिलेशनशिप है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा था सेकेंड लाइन में, ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। अच्छा मुझे ये पता है कि लार्जर नंबर मेरा x है और स्मॉलर नंबर y है, क्योंकि मैंने x में से y माइनस किया है तो डिफरेंस पॉजिटिव में, तो लार्जर x होगा और स्मॉलर y होगा। यानी बोल रहा है जब आपने लार्जर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया, यानी x को y से डिवाइड किया, तो आपके पास ऊपर टॉप पे 6 कोशेंट आया है और रिमाइंडर आपके पास कितना है 15। यानी यहां से मुझे x, y, 6 एंड 15 में एक और रिलेशनशिप पता चल जाएगा। वो रिलेशनशिप ये है कि मेरा जो x है जो कि डिविडेंड है वो बराबर होगा मेरे y और 6 के प्रोडक्ट के, यानी डिवाइजर इनटू कोशेंट के प्रोडक्ट के, यानी 6y प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या होगी 6y प्लस 15, और ये x की वैल्यू मैं ऊपर यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मेरे पास y आ जाएगा और स्मॉलर नंबर पूछा है यानी y पूछा है। ठीक है, तो 6y प्लस 15 ऊपर मैंने पुट कर दिया, माइनस y इज इक्वल्स टू 1365, 1365 6y माइनस y 5y हो जाएगा, और 1365 में से आप 15 माइनस करोगे तो 1350 ये बन जाएगा। आपके पास बन गया 5 1 5 टाइम्स 2 शुड गिव यू 10, और आपके पास 3 रिमेनिंग हो गया, 3 आगे वाले को मिला 35 हुआ, 5 टाइम्स 7 इज 35 एंड 5 टाइम्स 0 इज 0। तो आपकी y की जो वैल्यू बन रही है वो 270 बन रही है, और उसने स्मॉलर नंबर पूछा है यानी y पूछा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बॉय हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं 42 में क्या है। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, इन 100 मीटर्स रेस A gave B 10 meters and C 28 meters margin respectively। अच्छा क्वेश्चन ये कुछ बोल रहा है कि एक रेस हो रही है, रेस में 3 बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है जब A जो है फिनिश लाइन पे पहुंचा
और 100 मीटर्स की रेस थी। बताना चाह रहा है कि आपके पास जो रेस थी वो 100 मीटर्स की रेस थी, ठीक है। ये 100 मीटर्स है, ये पूरा डिस्टेंस। जब ए फिनिश लाइन पे पहुंचा, मैं अस्यूम में कर रहा हूँ ये मेरी फिनिश लाइन है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। बोले जब ए फिनिश लाइन पे पहुंचा है ना, तो ए ने जब अपनी रेस फिनिश करी है तो उसने बी को 10 मीटर्स के मार्जिन से बीट कर दिया। यानी यकीनन उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ए जीता, यानी उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ए ने फिनिश लाइन पे कदम रखा, उस इंस्टेंट पे बी ने कौन से मीटर पे कदम रखा? 90th मीटर पे, क्योंकि उसने उसको 10 मीटर्स के मार्जिन से बीट किया। यानी जब ए ने 100 मीटर को टच किया तो बी ने 90th मीटर को टच किया, तभी तो बी उससे 10 मीटर्स के फासले पे, और तभी तो ए ने बी को 10 मीटर्स के मार्जिन से बीट किया। अच्छा, सी को कितने मार्जिन से बीट किया? ए ने सी को भी बीट कर दिया, यानी सी बहुत पीछे रह गया। सी को कितने मार्जिन से बीट किया? सी को 28 मीटर्स के मार्जिन से बीट किया। यानी ए ने जब जैसे ही रेस फिनिश करी होगी, यानी जैसे ही उसने 100 मीटर को टच किया होगा, ये पर्सन सी जो है उसने कौन से मीटर को टच किया होगा? 28 मीटर्स पीछे है वो ए से, उस वक्त जब ए ने रेस फिनिश करी। तो सी किस पॉइंट पे होगा? सी 72nd मीटर पे होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ कह रहा है, इन द सेम रेस बी कैन गिव सी अ मार्जिन ऑफ हाउ मेनी मीटर्स। अच्छा, वो बात करना चाह रहा है बी और सी के बारे में, उसने ए के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वो जो भी आपसे रिलेशनशिप पूछ रहा है वो बी और सी का पूछ रहा है कि बी ने सी को कितने मार्जिन से बीट किया होगा। तो बी ने सी को कितने मार्जिन से बीट किया होगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखें यहाँ पे हमारे पास ये था बी एंड ये था सी। मुझे ये बात नजर आ रही है कि जब सी 72nd मीटर पे था तब बी 90th मीटर पे था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन द सेम रेस बी कैन गिव सी अ मार्जिन ऑफ हाउ मेनी मीटर्स। इसका मतलब ये है कि जब बी रेस फिनिश कर लेगा तो सी उससे कितने मीटर्स पीछे होगा। जैसे ए ने बी को 10 मीटर्स के मार्जिन से बीट किया, यानी जब ए ने रेस फिनिश करी, यानी ए ने 100 मीटर को टच किया, तो बी ने 90th मीटर को टच किया। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो पर्सन बी है वो पर्सन सी को कितने मार्जिन से बीट करेगा। यानी पर्सन बी जब 100 मीटर को टच कर लेगा तो पर्सन सी उस वक्त कौन से मीटर पे आया होगा, यानी कौन से मीटर पे खड़ा होगा, वो मैं निकाल लेता हूं। क्योंकि मुझे बात पता है कि जब बी ने 90th मीटर को टच किया, जब बी ने 90th मीटर को टच किया तो उस वक्त सी ने 72nd मीटर को टच किया। तो यूनिटरी मेथड से ये निकाल लेता हूं कि जब बी 100 मीटर को टच करेगा तो उस वक्त सी कौन से मीटर को टच करेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं ये एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 72 टाइम्स 100 इज इक्वल्स टू 90 टाइम्स एक्स। तो यहां मुझे पता चल जाएगा कि जैसे ही बी ने फिनिश लाइन को टच किया होगा वैसे ही सी ने कौन से मीटर को टच किया होगा। तो यहाँ पे सिंपल कैंसिलेशन है, ठीक है। एक जीरो से मैं ये जीरो जाने देता हूँ। 9 टाइम्स 1 एंड 9 टाइम्स 8 एंड 8 टाइम्स 10 इज 80, यानी 80th मीटर को टच किया होगा पर्सन सी ने। तो कितने मीटर्स के मार्जिन से बीट कर दिया भाई? जब बी ने 100 मीटर्स को टच किया तो इस सी ने 80 मीटर्स को टच किया, यानी जब बी ने रेस फिनिश करी तो सी 80th मीटर पे पहुंचा, यानी कितने मार्जिन से बीट कर दिया उसने सी को? 20 मीटर्स के मार्जिन से बीट कर दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, ठीक है। मैंने इसकी बात मान ली, फर्स्ट टर्म की वैल्यू बोल रहा है वो 1 है, ठीक है। फिर उसने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, बोल रहा है फर्स्ट जो भी nth टर्म की वैल्यू है उसमें अगर आप +2 करोगे तो उसके बाद वाले टर्म की वैल्यू आ जाएगी, n+1th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल बात है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना फॉर्मूले को वैसे ही आप पढ़ो। बोल रहा है अगर आप nth टर्म की वैल्यू में 2 ऐड करोगे तो n+1th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। n+1th टर्म का मतलब क्या है कि उस टर्म के बाद वाले टर्म की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर nth टर्म की वैल्यू में ऐड करोगे 2 तो n+1 यानी उसके बाद वाले टर्म की वैल्यू आ जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप
64th टर्म की वैल्यू में 2 ऐड करते हो तो आपके पास किस टर्म की वैल्यू आ जाएगी? 65th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 1084th टर्म की वैल्यू में 2 ऐड करते हो तो कौन सा टर्म की वैल्यू आ जाएगी भाई? 1085th टर्म की वैल्यू। अगर आप 7th टर्म की वैल्यू में 2 ऐड करते हो तो कौन सा टर्म की वैल्यू आ जाएगी? 8th टर्म की वैल्यू आ जाएगी, उसके बिल्कुल बाद वाले टर्म की। यानी अगर सिंपल, अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, आपको 4th टर्म तक जाना है, आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर 1 है तो इसमें अगर आप 1 में 2 ऐड कर दो, इस वैल्यू 1 में आप 2 ऐड कर दो तो सेकंड टर्म की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर आपको अगर थर्ड टर्म पे जाना है उसके बाद वाली, तो सेकंड टर्म की वैल्यू में 2 ऐड कर देनी, 3 + 2 शुड गिव यू 5। फिर आपको फोर्थ टर्म पे अगर पहुंचना है तो थर्ड टर्म की वैल्यू में 2 ऐड कर देनी, 5 + 2 फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन डॉग बन गया। एपी सीरीज बन रही थी वैसे, फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा भाई, मीडियन ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 23। अच्छा, कंसेक्यूटिव है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। हमने मीडियन में एमपी का फॉर्मूला याद क्या किया था? MP इज इक्वल्स टू n + 1/2, यानी पोजीशन, मीडियन पोजीशन क्या होगी? 7 क्वांटिटीज हैं, 7 + 1 8, 8/2। फोर्थ पोजीशन पे आपकी मीडियन वैल्यू लाई करेगी। फोर्थ पोजीशन पे मैं लिख देता हूं 23, ठीक है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ पोजीशन पे मैंने लिख दिया 23। अब ये किस किस्म के नंबर्स है? 7 कंसेक्यूटिव और नंबर्स है। तो अगर यहाँ पे 23 है तो इसके बाद क्या होगा? 2 बढ़ा के 25, फिर 2 बढ़ा के नेक्स्ट ऑड नंबर 27, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 29, 23 से प्रीवियस ऑड नंबर 21, उससे पहले 19, और उससे पहले सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपके पास 17 हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहे? रेंज। रेंज का फॉर्मूला हमने क्लास में पढ़ा था, बहुत इजी होता है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सेट में से आपने लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द सेट सब्ट्रैक्ट कर देनी है, ठीक है? तो बेसिकली स्प्रेड पता चल जाएगा आपको अपने सेट का। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सेट नजर आ रही है 29, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द सेट नजर आ रही है 17, तो 29 - 17 हम कर देंगे, हमें अपने सेट की रेंज पता चल जाएगी जो कि आ जाएगी 12। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन कैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 45 में अरेंजमेंट्स आना शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 45 में अरेंजमेंट्स करनी है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो आपने इन नंबर्स को लीस्ट, सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर उसके बाद मूव ऑन करना है उससे ग्रेटर नंबर पे, और इवेंचुअली आपने सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे एंड में लिखना, ठीक है? अच्छा, जरा हम कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ पे टूल शीट की जरूरत पड़ सकती है आपको, जो मैंने कहा था कि याद कर लो भाई, फायदा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 7/8 है, 8/7 है, लेकिन अगर आपको फिर भी वैल्यू नहीं याद है कि 7/8 और 8/7 की वैल्यू क्या होती है, नहीं भी याद है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइड में लॉन्ग डिवीजन कर लो, ठीक है? लॉन्ग डिवीजन कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकेस भूल गए हो तो आना चाहिए। कोई ऐसा फ्रैक्शन आ गया जो कि टूल शीट में नहीं था, तो आपको इतनी क्विक होने चाहिए हो कि आप लॉन्ग डिवीजन कर लो, सवाल को सॉल्व कर लो। कोई सवाल मुश्किल नहीं है, बस वैल्यूज हो सकता है डेसिमल्स में आ जाए, इसकी वजह से सवाल दिखने में मुश्किल लग रहा हो। तो आपको 7/8 की वैल्यू नहीं भी पता, क्योंकि 7/8 और 8/7 ही दो जेन्युइन फ्रैक्शंस यहाँ पे यूज हो रहे। तो 7/8 की वैल्यू क्या हो सकती है भाई? 7 मैंने अंदर लिखा, 8 मैंने बाहर लिखा, ठीक है? ये वैसे पता होनी चाहिए, 0.875 होती है। तो 8 ज़ाहिर ऑब्वियसली स्मॉलर है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के मुझे 0 लगाना पड़ा, ठीक है? तो 8 8 64 हो गया। आई एम लेफ्ट विद 6 इन द रिमाइंडर, ठीक है? फिर मैंने 0 लगाया, तो 8 7 56, मेरे पास बच गया 4। फिर मैंने 0 लगाया, तो 8 × 5 शुड गिव यू 40, ठीक है? तो मेरे पास 7/8 की वैल्यू, इसको मैं लिख लेता हूँ 0.875। दूसरी बात, मेरे पास 8/7 है। चलो 8/7 की शायद एग्जैक्ट वैल्यू ना आ पाए, लेकिन जितनी निकाल सकते उतनी निकाल लें। 7 × 1 = 7, 1 डेसिमल प्लेस तक निकाल लो, काफी होगी मेरे ख्याल से। 8 - 7 हो गया 1, फिर आपने 0 यहाँ पे पॉइंट लगाया और फिर यहाँ पे 0 लगा दिया, तो 7 × 1 = 7। चलो एक और मरतबा 0 लगा के और देख लेता हूँ। 7 × 4 = 28, और फिर रिमाइंडर 2 बच रहा है, लेकिन काफी है। तो 8/7 को मैं अप्रोक्सीमेटली
1.14 लिख लेता हूँ, 8/7 मेरे पास कितना है 1.14। तो एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि 8/7 तो 7/8 के बाद में आना चाहिए, बिकॉज 8/7 आपको क्लियरली दिख रहा है 8/7 की वैल्यू 1.14 है, 7/8 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू से तो बड़ी ही होनी चाहिए। तो 8/7 तो कंफर्म 8/7 तो कंफर्म 7/8 के बाद में ही आना चाहिए। 8/7 यहाँ कहीं लिख दिया, 7/8 मैंने उससे पहले लिख दिया, बीच में जगह भी छोड़ी हुई, हो सकता है कोई बीच में नंबर आ जाए, लेकिन 8/7 कम से कम 7/8 के बाद में होना चाहिए। तो कौन से आंसर ऑप्शंस कैंसिल आउट हो गए? आंसर ऑप्शन बॉय तो हो ही नहीं सकता आंसर, 8/7 पहले लिख दिया। आंसर ऑप्शन कैट भी हो ही नहीं सकता आंसर। आपके पास सिर्फ बच गया आंसर ऑप्शन एप्पल, और उसमें 8/7 और 7/8 की पोजीशंस में कंपैरिजन करें तो वो तो सही लिखी है। अच्छा, और आपके पास क्या क्या नंबर्स हैं? आपके पास एक नंबर है √8/7, यानी आपके पास एक नंबर है √1.14। ठीक है, √1 जो होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 1। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1.14 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1.14 है, यानी 1.14 इस 1 से तो बड़ा है, तो इसके स्क्वायर रूट का आंसर 1.14 के स्क्वायर रूट का आंसर कम से कम 1 से तो बड़ा आना चाहिए। ये बात तो समझ आ रही है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 का आंसर एग्जैक्टली 1 आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.14 का आंसर कुछ भी आता होगा लेकिन 1 से तो बड़ा ही आता होगा, बिकॉज 1.14 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये बात तो मुझे समझ आ गई। अब मैं ये देखूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 8/7 का आंसर अगर 1 पॉइंट समथिंग्स में आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8/7 यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू से 7/8 से तो बड़ी हुई। कितनी बड़ी हुई, क्या हुई, ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8/7 का आंसर 1 पॉइंट समथिंग होता होगा, और 7/8 का आंसर 0 पॉइंट समथिंग होता है, या स्पेसिफिकली 0.875 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8/7 7/8 के तो बाद में आना चाहिए। आंसर ऑप्शन एप्पल में आप देखो बहुत बड़ा एरर हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ 8/7, स्क्वायर रूट ऑफ 8/7 7/8 से पहले लिख दिया, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। और मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8/7 7/8 से बड़ा था, वो बाद में आना चाहिए, तो ये तो बड़ा मसला, कम से कम 7/8 के तो बाद में आना चाहिए, और वो आंसर ऑप्शन एप्पल में। बॉय और कैट को तो देखेंगे नहीं, वो तो एलिमिनेट हो गए, बिल्कुल काट दो आंसर ऑप्शन बॉय एंड आंसर ऑप्शन कैट को। बात सिर्फ एप्पल और डॉग में बच गई थी। एप्पल में एक बहुत बड़ा एरर ये हुआ है कि √8/7 को 7/8 से पहले लिख दिया गया है, यानी आंसर ऑप्शन एप्पल भी कट गया। एग्जैक्ट ऑर्डर तो मुझे अब भी नहीं पता, ठीक है, एग्जैक्ट ऑर्डर तो मुझे अब भी नहीं पता, मैंने पूरा ऑर्डर निकाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकालता जा रहा हूँ, आंसर ऑप्शंस को कैंसिल आउट करते जा रहा हूँ। हमने प्रैक्टिस टेस्ट 10 में एक फ्रैक्शंस का सवाल किया था क्लास में, जिसमें हमने एग्जैक्ट ऑर्डर एंड तक नहीं निकाला था, लेकिन जितना आता गया उससे आंसर ऑप्शंस कैंसिल आउट करते गए, इवेंचुअली जो आंसर ऑप्शन बच गया वो आपका आंसर है। यहाँ पे सब ऑर्डर्स गलत हैं, करेक्ट आंसर आपके पास आंसर ऑप्शन डॉग हो जाएगा। तो ये कुछ 45 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आईबीए के ओरिजिनल पेपर की कंपाइलेशन मैंने आपको ये 45 क्वेश्चंस करवा दिए, इनको अच्छी तरीके से देख लेना। इसमें क्वेश्चंस एक तो आपका एप्टीट्यूड बढ़ा देंगे, दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आईबीए के लिए जिनकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। इन कॉन्सेप्ट्स को आप देख लें तो इंशाल्लाह आपको आगे फायदा होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।